हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एकदम साइंस का क्वेश्चन देखें दोस्तों, जो एग्जाम के एकदम दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण है। ठीक ना, एकदम अगर आपको साइंस का राजा बनना है दोस्तों, एकदम साइंस का राजा बनना है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है दोस्तों, एकदम साइंस आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एकदम पूरा नहीं पढ़ना है दोस्तों। देखिए मैं आपके लिए एकदम अच्छे से लाया हूँ दोस्तों, एकदम हाईलाइटेड। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक ना, मैटर इन आवर अराउंड सराउंडेड, जो हमारे चारों तरफ पदार्थ हैं उसके बारे में। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए हमारे आसपास के पदार्थ, तो देखते हैं जो हाईलाइट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो शेयर करिएगा, वरना मत करिएगा। जो तैयारी करता है वही जानता है दोस्तों एनसीईआरटी का वैल्यू। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो मैंने हाईलाइट किया वही एकदम मेन है। ठीक ना, आप पूरा पढ़ सकते हैं अगर आपको इतना समय है तो। ठीक ना, देखिए इस विश्व में प्रत्येक वस्तु कि जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ कहा है। ठीक ना, पदार्थ का है। तो पदार्थ की ये क्या है, परिभाषा है। आगे देखते हैं। देखिए पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे पंच तत्व कहते हैं। तो पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में। ठीक ना, ये पंच तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो ये आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन पंच तत्व नहीं है। तो ये इसमें से 4 ऑप्शन में रहेगा, एक नहीं रहेगा। ठीक ना, एकदम एनसीईआरटी आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, एकदम एनसीईआरटी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं। देखिए ये क्या है दोस्तों। आगे है दोस्तों कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ के भौतिक स्वरूप को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पदार्थ का भौतिक स्वरूप का पहला गुण होता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। पदार्थ किससे मिलकर बना है, तो कणों से मिलकर बना है। ठीक है, अगर आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए और शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, नीचे टेलीग्राम का मैंने लिंक दिया है, यहाँ से भी देख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा कि 1 लीटर में 1 डेसीमीटर होता है, 1 घन डेसीमीटर होता है। ठीक ना, या 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक ना, या 1 मीटर में 10 के पावर 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। पहले इधर देख लेते हैं। तो इधर कुछ नहीं है, अगला भौतिक गुण देखते हैं। अगला भौतिक गुण क्या है, तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर और भौतिक गुण देख लेते हैं। भौतिक गुण एक ही दिया था। यहाँ पर देखिए पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे हैं। अब पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, अब अभिलाक्षणिक गुण देखते हैं। अभिलाक्षणिक गुण में पहला देखिए, कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। कितना भी छोटा कण हो तो उसके बीच क्या होगा, रिक्त स्थान होगा। ठीक ना, तो ये कह रहा है अगर ये इस तरह ऑप्शन बनाना होगा तो कहेगा कि निम्न में से कौन पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है। तो पदार्थ के बीचों के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अगला देखते हैं अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होता है, निरंतर गतिशील होते हैं। आप नीचे दिए गए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक ना, अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं। पहले यहाँ पर देखिए पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तो पदार्थ को कणों में क्या होती है, कोई भी पदार्थ हो तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, यानी गति तेज होती है। तो कोई भी अगर पदार्थ है तो उसका अगर तापमान बढ़ाएंगे तो उनके कणों की गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा भी बढ़ जाती है। यानी अगर पूछे ऑप्शन में दोस्तों कि तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा कम हो जाती है कि अधिक हो जाती है कि परिवर्तित रहती है, तो क्या हो जाती है, अधिक बढ़ जाती है। ठीक ना, याद रखिएगा, सब एनसीईआरटी है दोस्तों, एकदम महत्वपूर्ण है। अगला देते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तो विसरण का यहाँ पर परिभाषा दिया है। ठीक है ना, विसरण का परिभाषा क्या है कि दो पदार्थ, अगर कोई भी दो पदार्थ अगर आपस में मिल जाएंगे तो वही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक ना, हमें यह पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज होता है। ठीक ना, तो अगर गर्म करने पर क्या होता है, विसरण की दर तेज हो जाती है। तो अगर ऑप्शन बनाना होगा तो बना देगा। ठीक ना, कि गर्म करने पर क्या होता है, विसरण की दर कम हो जाती है कि तेज हो जाती है। अगला देखते हैं। अगला कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये भी क्या अभिलाक्षणिक गुण है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आगे देखते हैं। पहले इधर देख लेते हैं। ठीक ना, इधर है, हाँ यहाँ पर देखिए पदार्थ की अवस्था है। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में देखा है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है ना, पदार्थ के अपने 3 रूप होते हैं।
पहला ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। तो पहला ठोस देखते हैं, ठोस के बारे में, ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था के बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए ठोस अवस्था, ठोस के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, ठोस के बारे में याद रखिए। तो इसका है दोस्तों कि इनका आकार क्या है? ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है और स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। याद रखिए ठोसों में निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं, ये महत्वपूर्ण है। स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन, यानी आयतन भी निश्चित होता है और नगण्य संपीड्यता होती है। संपीड्यता क्या होती है? नगण्य होती है। ठीक ना। अगला है कि बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। ठीक ना। अगर बाह्य बल लगाएंगे तो ठोस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपना स्वरूप बनाए रखेगा, आकार बनाए रखेगा। ठोस क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं यानी कठोर होते हैं। ठीक ना। सभी को ऑलमोस्ट मैंने एकदम हाईलाइट किया है। ठीक ना। जो एकदम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। स्पॉन्ज देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, एकदम याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा इसको कि स्पंज क्या है। स्पंज की इसका उदाहरण है। देखिए दोस्तों स्पंज ये ठोस का उदाहरण है। देखिए यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न क्या है? संभव है। देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि संपीड्यता शून्य होती है। संपीड्यता क्या होती है? शून्य होती है। लेकिन ये स्पंज ऐसा है दोस्तों कि ठोस होते हुए भी इसका संपीड़न क्या होता है? संभव होता है। एकदम याद रखेगा। एकदम साइंस का राजा बनना है तो एकदम चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए। ठीक ना। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं। अब स्पंज बता रहा है कि स्पंज किसे कहते हैं। तो स्पंज बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकालते हैं, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। आपने रुई देखा होगा, रुई संपीड़न जैसा ही होता है। ठीक ना। स्पंज जैसा होता है। अब द्रव अवस्था के बारे में देख लेते हैं। ठोस के बारे में हम लोग देख लिए। द्रव, तो देखिए द्रव का आकार नहीं, यानी आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित। द्रव का आकार नहीं होता है, आकार नहीं होता है यानी अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक ना। देखिए द्रव में संभव है। यहाँ पर क्या कह रहा है? देखिए ठोस और एवं द्रव का मिश्रण द्रव में संभव है। एंड ठोस और द्रव का मिश्रण द्रव में संभव है। इसके आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसे आगे हाईलाइट मैंने किया इसको और बढ़िया से। कह रहा है कि ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण, ये वही है कि दर अधिक होती है। यानी ठोसों के अपेक्षा द्रव में विसरण दर क्या होती है? अधिक होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप में गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। तो कह रहा है दोस्तों, देखिए अगर पूछे कि विसरण सबसे ज़्यादा किस में होगा तो सबसे ज़्यादा बताइएगा गैस में। ठीक ना। उसके बाद कम होगा द्रव में, उसके बाद सबसे कम होगा ठोस में। ठीक ना। ठोस में याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ठोस में। तो क्या ठोसों में गैसों में विसरण दर सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, आगे ऊपर देखिए, ऊपर है वो अब गैस के बारे में देख लेते हैं। ठोस के बारे में हम लोगों ने देख लिया, अब गैस के बारे में। ठीक ना। तो गैस के बारे में है कि हमने देखा कि ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों में संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। ठीक ना। तो संपीड्यता के बारे में देखा रहा है कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों में संपीड्यता क्या होती है? अधिक होती है। यानी गैस, देखिए अब संपीड्यता का मैं बता दे रहा हूँ। तो संपीड्यता सबसे ज़्यादा किस में होती है? गैस में होती है। संपीड्यता सबसे ज़्यादा किस में होती है? गैस में। और उसके बाद उससे कम द्रव में और उससे सबसे कम ठोस में। याद रखिएगा। तो ये क्या है दोस्तों? ये संपीड्यता भी सबसे ज़्यादा गैस में और विसरण की दर भी सबसे ज़्यादा गैस में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देते हैं। देखिए यहाँ पे एलपीजी का फुल फॉर्म दिया है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी दोस्तों याद रखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सीएनजी किस में भरा जाता है? तो वाहनों में भरा जाता है। ठीक ना। अगला देते हैं। ये देखिए गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। याद रखिएगा, गैसों में क्या होता है? गैसों में पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं तो उनमें गति क्या होती है? अनियमित होती है। ठीक ना। और अत्यधिक तीव्र होती है। तो अगर ये भी पूछ दे कि गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो गैस में सबसे ज़्यादा गति होती है। ठीक ना। सबसे ज़्यादा गैस में।
अगला है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। तो अगर ऑप्शन बनाना है दोस्तों कि कौन सा पदार्थ पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है, देखिए ठोस में भी रहता है जल, जैसे ठोस का एग्जाम्पल हो गया बर्फ। द्रव में भी रहता है जैसे जल जैसे जल क्या है, द्रव है। और गैस में भी रहता है जैसे जलवाष्प। तापमान परिवर्तन का प्रभाव देखते हैं कि तापमान परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक ना, पदार्थ की अवस्थाओं में। तो आगे देखते हैं, इधर देखिए, ठोस के ताप को बढ़ाने पर उनके कणों की गतिज बढ़ जाती है। देखिए ठोसों के पदार्थ पास होते हैं, ठीक ना। ठोस में पदार्थ क्या होते हैं, पास होते हैं, कठोर होते हैं। तो जब इसको ताप बढ़ाया जाता है दोस्तों, तो ये आपस में लड़ के इनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किस में होगी, ये होगी दोस्तों, गतिज ऊर्जा किस में सबसे ज़्यादा होगी, तो ये ठोस में होगी। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि सब अनियमित रूप से कौन घूमते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है गतिज ऊर्जा, ठीक ना, तापमान बढ़ाने पर। गैसों में तो गति ज़्यादा होता है, लेकिन तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ये ठोसों की होगी। अगला लेते हैं, जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है जिस आगे कहाँ गया, यहीं पे दोस्तों, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। तो गलनांक की परिभाषा दिया है दोस्तों कि जब ठोस पिघलकर द्रव परिवर्तित हो जाता है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बन जाता है ना, उसी को गलनांक कहते हैं। यानी ठोस पिघलकर द्रव में बन जाता है जिस न्यूनतम ताप पर, उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। अगला देखते हैं, देखिए ये कह रहा है कि किसी पदार्थ का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य होता है, ठीक ना। अगला आते हैं कि बर्फ का गलनांक दिया, याद रखिएगा कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो बर्फ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। और गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। याद रखिएगा, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। यहाँ पर ये दिया है दोस्तों, तो देखिए इतना देखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक ना, शॉर्टकट में। ये कह रहा है दोस्तों कि केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है ना दोस्तों, सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देंगे, लेकिन सेल्सियस में बदलना है तो घटा देंगे, ठीक ना। सेल्सियस में बदलना है तो क्या कर देंगे, 273 घटा देंगे। याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए, अगर केल्विन में बदलना होगा तो 273 जोड़ देंगे, और सेल्सियस में बदलना होगा तो 273 घटा देंगे। आप पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। महत्वपूर्ण स्टार लगा दीजिए। ये ठोस के गलने की प्रक्रिया में कोई भी ठोस अगर गलेगा तो तापमान क्या होगा, समान रहेगा, निश्चित रहेगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर नहीं है, अब यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिखाया गया है, ठीक ना, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो देखिए दोस्तों, जब ठोस को ऊष्मा देते हैं तो द्रव में बदल जाता है, तो उस पर ऊष्मा दिया है। और जब द्रव को ऊष्मा देते हैं तो किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। और जब इसी गैस को जब थोड़ा ठंडा किया जाता है, यानी शीतलन किया जाता है, तो द्रव में आ जाता है। फिर इसी द्रव को थोड़ा और शीतलन किया जाता है तो ठोस में बदल जाता है, ठीक ना। तो इस तरह बना सकता है क्वेश्चन कि द्रव के शीतलन से क्या प्राप्त होता है, तो ठोस प्राप्त होता है। और गैस के शीतलन से क्या प्राप्त होता है, तो द्रव प्राप्त होता है। याद रखिएगा, मैं एकदम आपको पढ़ा रहूँगा, एकदम आप एकदम राजा बन जाएंगे दोस्तों, ठीक ना, एकदम महत्वपूर्ण है। अगला देते हैं, हालांकि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं दोस्तों, कि जब कोई भी ठोस सीधे ठोस से एकदम गैस में आ जाएगा ना दोस्तों, एकदम गैस में आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो ऊर्ध्वपातन कहलाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कि गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। वही जब प्रक्रिया उल्टा हो जाएगी, गैस से ठोस में आ जाएगा तो वो निक्षेपण कहलाएगा। तो निक्षेपण वाला आपको मालूम हो था कि नहीं अभी तक, आप बताइएगा जरूर, ठीक ना। अगला देते हैं, देखिए दाब परिवर्तन का प्रभाव। अब हम लोगों ने ताप देखा था ऊपर, तो अब देखते हैं दाब परिवर्तन, कि दाब के परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव बदल जाता है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दाब बढ़ने से, दाब अगर बढ़ाएंगे और तापमान और कम कर देंगे ना, तो गैस द्रव में बदल जाएगा, ये कह रहा है, ठीक ना।
तो याद रखिएगा ये पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे का, ठीक ना। कि अगर गैस को द्रव में बदलना है, चाहे द्रव को गैस में बदलना है, द्रव को ठोस में बदलना है, तो क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर देखिए दोस्तों एक बार और बता रहा हूँ। देखिए अगर गैस को आपको बदलना है द्रव में, किसमें, द्रव में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा। दाब क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और तापमान को कम करना पड़ेगा। और द्रव से भी अगर ठोस में करना है, द्रव से क्या करना है, ठोस में करना है, तो अभी भी आपको दाब बढ़ाना पड़ेगा और ताप कम घटाना पड़ेगा। यही कर रहा है, ठीक ना। ये पूछा गया क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं, तो ड्राई आइस को कहते हैं, सूख। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, एलपी का क्वेश्चन का पूछा गया, ठीक ना, रेलवे का। ये शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, पूछा था कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। एकदम एनसीईआरटी का राजा बनिए दोस्तों, आप पढ़ते रहिए, ठीक ना। देखिए ठोस से द्रव, आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, आपको ही फायदा मिलेगा, मुझे नहीं, ठीक है। देखिए ठोस से अगर द्रव में बदलना है, द्रव से गैस में, ये प्रक्रिया मैं समझा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, ठीक ना। देखिए अभी हम लोगों ने जो नीचे पढ़ा वही था कि अगर ठोस से द्रव में बदलना है तो क्या करेंगे, संगलन, उसे संगलन कहते हैं, ठीक ना। और कोई भी चीज़ ठोस से द्रव में बदल जाती है तो संगलन कहते हैं, ठीक ना। और द्रव से अगर गैस में बदल जाती है तो वो क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। लेकिन अगर यही गैस से ठोस में बदल जाएगा तो क्या कहलाएगा, निक्षेपण कहलाएगा। यही उल्टा हो जाएगा, यही उल्टा कि अगर ठोस से गैस में बदलना होता है उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे, ठीक ना। गैस से द्रव में अगर बदलना होता है उसे क्या कहेंगे, संगलन कहेंगे, ठीक ना। ये निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन हम लोगों ने अभी पढ़ा था, संगलन भी पढ़ा था। और द्रव से अगर ठोस में बदलना होगा तो उसे जमना कहलाता है, ठीक ना। एकदम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अगला देते हैं, ये देखिए, ये याद रखिएगा, ये दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, ठीक ना, पास्कल होता है। वही यहाँ पर दे रहा है दोस्तों कि 1 एटमॉस्फेयर यानी एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 5 पास्कल होता है, 10 के पावर 5 पास्कल होता है, ठीक ना। अगला देते हैं, पास्कल का प्रतीक पी होता है। यहाँ पर देखिए कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण की परिभाषा दिया है कि क्वथनांक से भी कम तापमान पर द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। हम लोगों ने ऊपर देखा कि अगर द्रव से अगर गैस बदलेगा तो क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण द्वारा होगा, ठीक ना। तो वही यहाँ पर करा है कि द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। कहाँ गया, ये रहा, ठीक ना। अगला हेडिंग है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए, एकदम स्टार लगा लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हमेशा हर एग्जाम में, ठीक ना। देखिए जो लिखा है शायद आपको न समझ में आए, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। देखिए सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगर सतह का क्षेत्रफल अगर बढ़ा देंगे तो क्या होएगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। जैसे कपड़ा, अगर आप उसको कपड़ा को एकदम फैला करके पसारते हैं उसको, इसलिए क्योंकि उसकी क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि एकदम समझ में आ गया होगा। अगला देते हैं, तापमान वृद्धि से, तो इसमें दिया नहीं है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, ठीक। देखिए तापमान वृद्धि से अगर ताप बढ़ाएंगे दोस्तों, तो ताप भी बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आर्द्रता की कमी से, तो आर्द्रता की कमी से अगर आर्द्रता कम होगा दोस्तों तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। आर्द्रता अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी आर्द्रता और वाष्पीकरण की दर में उल्टा रिलेशन होता है, तापमान और वाष्पीकरण की दर में सीधा रिलेशन होता है, यानी समानुपाती होता है, ठीक ना। वायु की गति में वृद्धि, यानी वायु का वेग भी बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, देखिए अभी तक हम लोगों ने कितनी अवस्थाएं पढ़ा पदार्थ की, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक ना। चर्चा कर रहे हैं, क्या चर्चा कर लिए हैं, ठीक ना। बोस-आइंस्टीन कंडीशन। अब 5 अवस्थाओं का नाम देखिए, ये एग्जाम में पूछा था बोस-आइंस्टीन वाला। बोस-आइंस्टीन कंडस्टेंट, ठोस, द्रव, गैस, 3 पढ़ा था, प्लाज्मा। तो पूछे देगा दोस्तों कि पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या कौन होती है, तो ये
प्लाज्मा होती है। क्या होती है? प्लाज्मा होती है। देखिए फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। याद रखिएगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। आगे देखते हैं, आप पूरा पढ़ सकते हैं इसको अगर पढ़ना होता है, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन मैंने वही हाईलाइट किया है एकदम जो महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, देखिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट किसे कहते हैं? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो बोस क्या है, आइंस्टीन क्या है? तो ये देखिए यहाँ पर कि सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, तो बोस सत्येंद्र नाथ बोस में बोस आ रहा है ना, तो यही वहाँ से बोस से यहाँ पर बोस लिया है, ठीक ना। पदार्थ की पाँचवीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएँ की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टीन कंस्टेंट कहा जाता है। बोस आइंस्टीन कंस्टेंट कहा जाता है, ठीक ना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे इधर है कि नहीं? और ये हो गया, आगे ऊपर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये चैप्टर आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। मैंने एकदम मोस्ट लिया था दोस्तों, ठीक ना। आप अगर इसमें पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, एकदम मैंने पढ़ लिया है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक ना। वही लिया है जो एकदम एग्जाम में पूछा गया है और पूछने की संभावना है एकदम महत्वपूर्ण। आपने क्या सीखा ये लास्ट में देता है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये आपको पढ़ेंगे तो जो आपने सीखा दोस्तों, जो आपने वन लाइनर पढ़ा उसी से मोस्ट निकाला है, ठीक ना। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और नीचे यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ा सा है यहाँ पर कि कुछ मापने योग्य राशियाँ। ये देखिए, तापमान का मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है। लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। संहति, तो संहति देखिए, आप द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम जानते होंगे, लेकिन अगर आपके से संहति दे देगा ना, आप समझे कि संहति का मात्रा क्या होता है? तो किलोग्राम। भार का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक ना। आयतन का मात्रा क्या होता है? घन मीटर। और घनत्व का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। यहाँ पर इसका प्रतीक दिया है, ठीक ना। और थोड़ा सा एक नीचे होगा, थोड़ा सा ये इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर भरना है, आप इसको होमवर्क में ले सकते हैं, आप भर सकते हैं। मैंने बता दिया कि ठोस से द्रव में जाता है तो किस प्रक्रिया द्वारा जाता है, यहाँ पर आप एक द्वारा भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने बताने के लिए ये नहीं दोस्तों, ये लिया है, ठीक ना। देखिए ये कि ऊष्मा में वृद्धि अर्थात दाब में कमी करने से ये बदलता है एक से दूसरे, यानी अगर ठोस से द्रव में बदलेगा दोस्तों, तो यानी ऊष्मा वृद्धि करना पड़ेगा और दाब में कमी करनी पड़ेगी, ठीक ना। उसी तरह अगर द्रव से गैस में बदलना है तो ऊष्मा में वृद्धि करनी पड़ेगी, ऊष्मा में वृद्धि और दाब में कमी करनी पड़ेगी, ठीक ना। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। ये देखिए, अगर इसी तरह अगर गैस से द्रव में बदलना है तो ऊष्मा में कमी करनी पड़ेगी और दाब में वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक ना। इसका उल्टा उसी तरह अगर द्रव से ठोस में बदलना है तो ऊष्मा में कमी करनी पड़ेगी और दाब में वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो एकदम अच्छा लगा होगा, ठीक ना। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और इसका शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक ना, आने वाले समय में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।